तो हम लोग का टॉपिक है कंबिनेशन बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन, फ्रेज और अपोजिशन, कितने वर्ड है इसमें? नाउन, फ्रेज और अपोजिशन, ये 3 वर्ड अगर समझ गए, कंबिनेशन बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा आपको बहुत आसानी से कंबिनेशन करने आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर आपको एक कंबाइंड सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अपोजिशन का मतलब क्या होता है? समीप या नजदीक या साइड बाय साइड, यानी जो अपोजिशन होगा वो नाउन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? फ्रेज। क्या हो सकता है? फ्रेज। और जो फ्रेज होता है ना, एक क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, मतलब जो शब्दों का समूह होगा और उसमें वर्ब नहीं होगा। अगर वर्ब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा, वो फ्रेज नहीं होगा। तो शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। और जिसमें वर्ब नहीं होता, अगर उसमें वर्ब आ जाएगा तो एक सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझिएगा, जो अपोजिशन के रूप में आएगा वो क्या क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या तो फ्रेज हो सकता है। क्या हो सकता है? नाउन किसी ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और किसके? फ्रेज के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, अपोजिशन का मतलब क्या हुआ? वो उसी फ्रेज और नाउन को जिसकी विशेषता बताएगा उसी के बगल बगल में क्या करते जाना है? 2 कामा करते हुए, मतलब जितना भी कामा लगेगा, कामा लगाते हम लोग क्या करेंगे? उसके बगल में लिखते हुए चले जाएंगे। किसके बगल में? जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही होगी, जिसके बारे में वो सेंटेंस बार बार, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या नाउन बार बार आ रहा होगा। ठीक है ना, समझ में आया इतना? अब जब हम लोग कंबिनेशन करेंगे आप लोग इजिली समझ जाओगे कि कैसे यहां पे कंबिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत इजी है। तो इसमें देखिए क्या है पहला सेंटेंस। देखिए इसका मीनिंग भी निकालने आना चाहिए। अगर मीनिंग मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को तभी हम लोग जोड़ते हैं जब उसके सेंस में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, जैसे कंबाइन करने का मतलब क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर उसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, सेंस वही निकल के आना चाहिए। समझ में आ रहा जी? सेंस वही निकल के आना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला देखिए, दिस इज माई फादर। दिस इज माई फादर, सेंटेंस को पहले ध्यान से देखो। दिस इज माई फादर, ये क्या है? मेरे पिताजी हैं। और हिज नेम इज जेम्स, और उनका नाम क्या है? जेम्स है। किसका नाम जेम्स है? माई फादर का। यानी जो नाउन आ रहा है ना, ये जो नाउन आ रहा है जेम्स क्या है? एक नाउन है, किसी का नाम है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये किसका डिटेल्स बता रहा है? माई फादर का डिटेल बता रहा है। यानी माई फादर के बगल में ये किसको कामा लगा के रखेंगे हम लोग? जेम्स को रखेंगे। अटेंशन हियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही क्या है? आपका नाउन है और उसी को साइड बाय साइड में रखना, यानी अपोजिशन के रूप में रखना। अपोजिशन वाले वर्ड को कामा लगा के हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो देखिए यहां पे पहला सेंटेंस क्या है? हम लोग इसी को ज्यों कहते हैं लिख देंगे। क्या हो जाएगा? दिस इज, है ना, माय फादर, है ना, दिस इज माय फादर। उसके बाद कामा लगाओ। अपोजिशन कौन है? अपोजिशन कौन है? जेम्स। यहां पे कामा लगा के क्या कर देंगे हम लोग? जेम्स लिख देंगे। बस ये आपका हो गया, कंबाइन हो गया, है ना। इस तरह से आपका इसमें कितना, देखो एक मेन वर्ब के रूप में इज आ गया, या हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब के रूप में एक वर्ब हो गया और एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दिस इज माई फादर जेम्स, जिनका नाम क्या है? जेम्स है। क्लियर हुआ ये? यानी जितने भी डिटेल्स वाले वर्ड रहेंगे हम लोग किसके बगल में रखेंगे? जिस नाउन की या जिस वस्तु की या जिस स्थान की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। देखिए, मिस्टर मैथ्यू वाज सिलेक्टेड प्रेसिडेंट। मिस्टर मैथ्यू को क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति बनाया गया है। ही इज ए वेल नोन, उनकी अच्छी प्रसिद्धि है। ही इज ए वेल नोन का मतलब क्या हुआ? उनकी एक अच्छी प्रसिद्धि। तो इसका कॉम्बिनेशन देखो, अपोजिशन कौन आ रहा है? ए वेल नोन। किसकी विशेषता बता रहा है? मैथ्यू की, है ना। मैथ्यू का डिटेल्स बता रहा है, वो क्या है? ही इज ए वेल नोन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखो, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मेन सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, किसके साथ हमको कामा लगा के हमको क्या लास्ट सेंटेंस लिखना है। तो देख लो इसमें लास्ट सेंटेंस क्या आएगा? इसमें देखो पैसिव वॉइस है ना, यही वाला आपका क्या है? मेन सेंटेंस है। और ये क्या बता रहा है? देखो इज एम आर वॉज के बाद जब भी मतलब उसमें मेन वर्ब भी आ जाता है या कोई टेंस आ जाता है, देखो टेंस है क्या है? पैसिव वॉइस है ना।
तो पैसिव वॉइस को हम लोग मेन सेंटेंस मानेंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, एमआर बोलो मिस्टर मैथ्यू, उसके बाद कामा क्या है, ए वेल, समझ में आ रहा है, ए वेल नॉन। उसके बाद क्या लिखेंगे, कामा लगा के वाज, उसके बाद क्या, सिलेक्टेड, समझ आ रहा है, वाज सिलेक्टेड क्या, प्रेसिडेंट। समझ में आया, समझ में आया जी रुचि, हाँ। तो हो जाएगा आपका मिस्टर मैथ्यू कॉमा अविल नॉन है, उसके बाद वाज सिलेक्टेड प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ, ये सेंटेंस कैसे जोड़े समझ में आया, हाँ क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड जो है एक कीमती क्या होता है, धातु है, और इट इज ब्राइट एंड येलो। ये किस किस टाइप का होता है, चमकीला होता है और पीला होता है। ये इसमें चमक भी होती है और क्या होता है, पीला पीला रंग भी होता है। तो देखो ये जो ब्राइट एंड येलो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, किसके लिए डिटेल्स बता रहा है, किसका पोजीशन है, इस गोल्ड का बता रहा है ना। तो खाली क्या कर देना हम लोगों को, मेन सेंटेंस आपका ये है ना, तभी तो सेंटेंस पूरा होगा, हाँ। या इसका एकदम सटीक सेंटेंस इस तरह से सेट होगा, गोल्ड कामा ब्राइट एंड येलो इज ए प्रीशियस मेटल। तो ये कैसा हो जाएगा, लिखेंगे गोल्ड कामा इतना ले लेंगे ना, ब्राइट एंड येलो इज ए, वही लिख देंगे प्रीशियस मेटल, ठीक है। समझ में आया, हाँ। मतलब जो डिटेल्स वाले नाउन रहेंगे या फ्रेज रहेंगे वो किसके बगल में लिखना है, जिसका डिटेल्स बता रहा होगा उसी के बगल में लिखना है, ठीक है। जैसे देखो इसमें गोल्ड का डिटेल बता रहा है, डिटेल इसका क्या है, गोल्ड क्या होता है, ब्राइट एंड येलो, तो इसी का डिटेल्स बता रहा है, तो इसी के बगल में लिखना हमको। ऐसे नहीं गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल उसके बाद कामा लगा के ब्राइट एंड येलो लिख दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेज अपोजिशन के रूप में हमको इसको इसके बगल में लिखना पड़ेगा। चलिए अभी और एग्जांपल लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। इधर देखो दूसरा सेंटेंस, वी सा द पेंटिंग, हमने क्या देखा, एक पेंटिंग देखा, एक पेंट बना के कोई चित्र रखा हुआ था उसको हमने देखा, ठीक है। देखो ध्यान से, उसके बाद ये कैसा, इट इज ए ग्रेट पीस ऑफ आर्ट, है ना, ये एक बहुत महान या बहुत अच्छा क्या है, कलाकारी का एक क्या है, टुकड़ा है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब कोई जरूरी नहीं है कि ना जो सब्जेक्ट होगा उसी का डिटेल्स हर सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट का भी डिटेल्स बता सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, वी सा द पेंटिंग। अब ये जो पेंटिंग है ना उसकी विशेषता बता रहा है नीचे, इट किसके लिए आया है, इस पेंटिंग के लिए आया है, ठीक है। ये जो इट है किसके लिए आ रहा है, पेंटिंग के लिए आ रहा है, और वो कैसा है, इट इज ए ग्रेट पीस ऑफ आर्ट, ये कला का एक बहुत अच्छा क्या है या महान क्या है, टुकड़ा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इधर देखिए आप, ये जो वी सा द पेंटिंग, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, वी सा द पेंटिंग, उसके बाद कामा लगा के ए ग्रेट पीस ऑफ आर्ट, किसके बगल में लिखना पड़ेगा हमको, इस पेंटिंग के बगल में लिखना पड़ेगा ना, कि ऐसे लिख दोगे वी कामा उसके बाद ए ग्रेट, तो इसका आ जा रहा है ना, किसका डिटेल्स बता रहा है, इस पेंटिंग का, जिसका डिटेल्स बताएगा उसी के बगल में लिखना है, नहीं तो गलत कर दोगे, 1-2 नंबर का रहता है, 2 नंबर का तो गलत हो जाएगा वो। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, वी उसके बाद सा, है ना, उसके बाद द पेंटिंग, उसके बाद कामा करके ए ग्रेट पीस ऑफ आर्ट। क्लियर हो रहा है। इसको अगर समझ लोगे तो आसानी से इसके बाद कितना भी आपका टफ दे देगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला एग्जांपल आपका, राहुल वाज
बॉर्न इन 1340। राहुल 1340 में क्या हुआ, पैदा हुआ था। और ही इज ए ग्रेट इंग्लिश पोएट, वह क्या है, एक इंग्लिश का महान कवि है, वह इंग्लिश का एक महान कवि है। तो देख लो भाई, राहुल एक ग्रेट इंग्लिश पोएट कौन है, राहुल है। तो इसी वर्ड को उठा के कहां पटकना है, किसके पास, इस राहुल के बगल में ले जाके बैठा देना है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका राहुल, कामा लगा दो, इसका डिटेल्स देखो क्या क्या हो, राहुल क्या क्या है, ए ग्रेट इंग्लिश पोएट है ना, ए ग्रेट इंग्लिश का ई कैपिटल याद रखना, इंग्लिश, हाँ, ए ग्रेट इंग्लिश पोएट, इसको तो कामा लगाएंगे ना, उसके बाद यहां पे कामा लिख देंगे, उसके बाद वाज, उसके बाद बॉर्न, उसके बाद इन क्या लिख देंगे, इन 1340। क्लियर है, तो एकदम इजी है, राहुल अ ग्रेट इंग्लिश पोएट वाज बॉर्न इन 1340। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी जो डिटेल्स हो रहा है, डिटेल्स जो आ रहा है किसके बगल में, जिसकी विशेषता बता रहा है उसी के बगल में आपको पुट करते हुए चले जाना है, और जो मेन सेंटेंस होगा उसी को क्या करेंगे हम लोग, लिख के कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे। अगला देखिए, टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क, टैगोर के सबसे अच्छे प्रसिद्ध कार्य, ठीक है, टैगोर के सबसे अच्छे प्रसिद्ध कार्य इज द गीतांजलि, किसमें लिखा हुआ है, मतलब टैगोर के जितने भी अच्छे अच्छे काम थे वो गीतांजलि में लिखा हुआ है। और इट इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और जो किताब गीतांजलि जो किताब है वो किसका कलेक्शन है, पोएम्स का, मतलब कविताओं का संग्रह है, कौन, किसमें, गीतांजलि में। क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्या, गीतांजलि कामा ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क, हो गया है ना, गीतांजलि कामा ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ना, इज टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क, क्यों, बगल में आ गया ना, है ना। तो दिमाग लगाइए आप लोग, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, और भी तरीके से अगर सेट हो जाएगा तो सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, गीतांजलि है ना, गीतांजलि के बाद कामा ए कलेक्शन ऑफ क्या है, देखो ध्यान से, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज, बात क्या लिखेंगे, टैगोर्स, है ना, सॉरी, टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क, ठीक है। तो हो जाएगा गीतांजलि ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज। अब देखो यहां पे इज किसके नाते आ रहा है, गीतांजलि एक ही है ना, सिंगुलर है ना, और जो सब्जेक्ट यहां पे जो वर्ब आएगा ना किसके अनुसार, जो यहां पे रहेगा उसके अनुसार। यहां पे पोएम्स के नाते आर मत कर देना कि पोएम्स आ रहा है तो यहां पे आर लिखेंगे। हम लोग सब्जेक्ट किसको मान रहे हैं ना, गीतांजलि कितना एक ही बुक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो आर कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, गीतांजलि ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क। अगला देखिए, हिज एल्डर सन, है ना, हिज एल्डर सन, उसका जो बड़ा बेटा है, एट ऑक्सफोर्ड, कहां रहता है, कहां पढ़ता है या कहां रहता है, ऑक्सफोर्ड में रहता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, नहीं जानते क्या, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी आती है। तो इसका कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, इधर देखो, पहले देखो ध्यान से, हिज एल्डर सन इज एट ऑक्सफोर्ड, ही इज ए, यानी ही किसके लिए आ रहा है, सन के लिए आ रहा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं पड़ेगा आप लोग सही से। ही किसके लिए आ रहा है, इस सन के लिए आ रहा है, ही इज ए लैड ऑफ ग्रेट प्रोमिस। ये फ्रेज है कि नाउन है कि क्या है, बताइए क्या है ये, क्या है वो, नाउन है, बताओ रुचि क्या है ये क्या है जी, जागृति, फ्रेज। अगर नाउन होता तो यहां पे क्या आता, नाउन किस किस के साथ आता है, फ्रेज किस किस के साथ आता है, फ्रेज में नाउन भी हो सकता है, फ्रेज में क्या होता है, नाउन हो सकता है, और नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव वर्ड हो सकता है, ठीक है।
यानी अगर नाउन होगा तो उसमें एडजेक्टिव वर्ड होगा या सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नाउन होगा। हीज हो जाएगा, उसके बाद एल्डर, उसके बाद इसका डिटेल्स इकट्ठा करो, एलाइड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, एलाइड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, है ना। इज क्या लिख देंगे उसके बाद, कामा लगा के, इज एट ऑक्सफोर्ड, सॉरी ऑक्सफोर्ड, ठीक है, हो जाएगा। हिज एल्डर सन ए लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस इज एट ऑक्सफोर्ड। इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन हो गया। तो देखो आप लोग जब सेंटेंस देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, रूल्स मालूम रहेगा, तरीका मालूम रहेगा, तो आराम से आप लोग खाली क्या करना, अपोजिशन जितने भी वर्ड नाउन्स रहेंगे उसी को इकट्ठा करके उसी के बगल में लाके पुट कर दो और जो मेन सेंटेंस होता है उसी को लाके लिख दो। अगला देखिए, ये भी उसी तरह से, हिज फादर इज ए मिलेनियर, उसके पिताजी क्या है, लखपति हैं। क्या है, मिलेनियर माने क्या होता है, लखपति, बिलियनियर माने करोड़पति, है ना, समझ आ रहा है। तो हिज फादर इज ए मिलेनियर और ही सेंट हिम, उसने उसको भेज दिया टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। तो देखो यहां पे हिज फादर इज ए मिलेनियर, है ना, और ही सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। मेन वर्ब आपको समझ में आ गया, मेन सेंटेंस कौन है, इधर देखो, है ना, टेंस है ना, ये मेन सेंटेंस आपका ये हो गया। अब बाकी का आपको समझ के करना है। डिटेल्स किसका इसमें नजर आ रहा है, डिटेल्स इसमें चेक करिए, मतलब किसका, मतलब किसके बारे में ज्यादा जानकारी हमको मिल रही है। आपको सेंटेंस में देखना है किसके बारे में ज्यादा बातें हो रही है। अरे भाई, हिज फादर इज ए मिलेनियर और ही सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, किसके बारे में, उसके पिताजी के बारे में हो रही है ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर, समझ के एकदम। अब फादर के बगल में क्या आ रहा है, ए, क्या है ये, सेंटेंस को लाके कनेक्ट कर दो यार। हिज फादर ए मिलियन, है ना, उसके बाद नेयर, उसके बाद क्या कर देंगे, कामा करके सेंट, क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे ना, सेंट हिम, हिम का मतलब अपने लड़के को ना, हिम, सेंट हिम टू, क्या झूठी का असर कह रहे हो, फॉर हायर एजुकेशन। इस तरह से आपका ये भी कॉम्बिनेशन हो गया। हिज फादर अ मिलेनियर सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। तो इस तरह से देखो, आपको खाली ये चेक करना है किसका डिटेल्स ज्यादा आ रहा है, किसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल रही है ना, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर कामा अ मिलेनियर कामा सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। अब अगला देखिए, नेहरू डाइड इन 1964। नेहरू जो है कब मरे, 1964 में मरे। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह भारत के सबसे पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो देख लो भाई, नेहरू, क्या लिखेंगे, मेन सेंटेंस आपका यार देखो टेंस आ गया है। टेंस को अब हम लोग क्या बना, जो टेंस वाला सेंटेंस रहता है उसको मेन सेंटेंस मान लिया जाता है। यहां पे क्या हो जाएगा, नेहरू, कामा कर दो, क्या है, दा, फिर बोला भाई सर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डाइड क्या कर देंगे, डाइड इन, हाँ यहां पे कामा लगा देना जी, हम कामा भूल जा रहे हैं, आप लोग भी मत भूलना। डाइड इन 1964।
तो हो जाएगा आपका नेहरू कामा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कामा डाइड इन 1964। इस तरह से आपका दो सेंटेंस था कंबाइन होके एक सिंपल सेंटेंस बन गया, जिसका हम किसका यूज किए हैं, इसमें कौन सा यूज हुआ है, फ्रेज। क्या यूज हुआ है, फ्रेज। फ्रेज यूज हुआ है ना, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रीपोजिशन है ना। तो यहां पे किसके जो अपोजिशन है किसके रूप में है, फ्रेज के रूप में है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ द रामायण। तुलसीदास जो है रामायण के क्या थे, लेखक थे। और ही वाज ए ग्रेट पोएट, वह क्या थे, एक महान क्या थे, कवि थे। तो देख लो भाई, आपका मेन सेंटेंस यहां पे आ रहा है ना, और जो डिटेल्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो तुलसीदास क्या लिखेंगे, राजनाथ देखो ध्यान से, आ रहा है समझ में कि अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तुलसीदास, उसके बाद क्या करेंगे इकट्ठा, डिटेल्स, ए ग्रेट है ना, ए ग्रेट पोएट, ग्रेट पोएट, और क्या, वाज द ऑथर ऑफ, क्या लिख देंगे, बस मेन सेंटेंस को मिला देते हैं। कामा ना, ही वाज ए ग्रेट पोएट, कहाँ, अच्छा तुलसीदास ए ग्रेट पोएट, उसके बाद कामा लगा के क्या कर देंगे, वाज द ऑथर ऑफ द रामायण। ठीक है, तो इस तरह से आपका तुलसीदास अ ग्रेट पोएट वाज द ऑथर ऑफ द रामायण। जितनी भी होली बुक होते हैं है ना, पवित्र जो ग्रंथ होते हैं होली बुक, उसके पहले दा लगाया जाता है। दा जो होता है वो स्मॉल में होता है, और जो बुक का नाम होता है वो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए, नहीं चाइनीज जो है वो भी हम ही लोग की तरह पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। जो इंदिरा गांधी थी हमारी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, है ना। उसके बाद सी वाज शॉट, सी वाज शॉट बाय सी वाइस, वह उसे मार दिया गया बाय हर सिक्योरिटी गार्ड, उसी के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा, है ना, उसी के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उसकी क्या कर दी गई, गोली मार के हत्या कर दी गई। आदि पहले लिखेंगे, है ना। इंदिरा गांधी कामा कर देंगे, उसका डिटेल्स इकट्ठा करो तो आवर प्राइम मिनिस्टर है ना। देखो वो क्या थी, हम लोग की, हमारी तो नहीं थी, आप लोग की थी, हमारी नहीं थी। हम तो पैदा नहीं होंगे तब, आप लोग पैदा हुए होंगे क्यों, जागृति थी, जागृति मिली थी यहाँ जगत गुरु में आई थी, है ना, जगत गुरु में आई थी। बताने वाले बताते हैं, एक बार आई थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आई थी। इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कामा लगा के क्या कर देंगे, वाज शॉट, है ना, वाज शॉट बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। तो इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर वाज शॉट बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। इस तरह से आपका ये कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट है, इसको मिटाते हैं। तो देखिए अगला लास्ट आपका जो सेंटेंस है क्या है, कालिदास, कालिदास के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। कालिदास रोड द शकुंतलम, कालिदास ने शकुंतलम ग्रंथ लिखी। ही वॉज ए ग्रेट पोएट, वह क्या थे, एक महान कवि थे, ये हो भी चुका है प्रैक्टिस में, है ना। और देखो ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वह बहुत बड़े नाटककार भी थे, है ना। तो हम लोग का कॉम्बिनेशन देखो कैसे होगा, आपको पता चल गया किसके बारे में डिटेल्स, कालिदास। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसी का डिटेल्स बताया जा रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट का डिटेल्स नहीं आ रहा, शकुंतलम का नहीं आ रहा है कि शकुंतलम में ये है वो है ये वो है ना, किसका डिटेल्स आ रहा है, कालिदास का आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कालिदास, ठीक है। कालिदास के बाद डिटेल्स इकट्ठा करो। हाँ, ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामा, सही तो था यार,
ड्रामाटिस्ट, वाह, उसके बाद क्या लिख देंगे, रोट, है ना, कामा लगा के, रोट क्या, द शकुंतलम। तो इस तरह से आपका हो गया, कालिदास ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट रोट द शकुंतलम। तो आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग बहुत प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, है ना। तो अब जिसको नहीं समझ में आया है बार बार प्रैक्टिस करके ही समझेंगे। अब इसका एक ही खाली तरीका है समझने का, उसका क्या करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस बार बार करिए। जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं, जितने भी टफ थे सिंपल सेंटेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको अगर याद रखना है तो इसको बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार आप लोग इसमें मतलब 2-3 दिन पे एक एक 2-2 10-10 सेंटेंस लेके आप लोग कॉम्बिनेशन करोगे, ठीक है। तो इसको जो लोग नोट नहीं किए नोट कर ले।